हेलो एवरीवन। हम सब इंटेंस फिल्म्स लीग के क्रैश कोर्स सीरीज़ पर हैं और यूपीएससी सीएससी आईएएस 2022 के लिए यह पूरा क्रैश कोर्स 14 फरवरी से चल रहा है, जहां पर आप सब देख सकते हैं दैट वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ ऑफ अनअकैडमी दे ऑल आर हियर इन द लाइव सेशन। और हर सब्जेक्ट जो आपके सिविल सेवा के लिए स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो वो सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर हम सब आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। और अभी तक मेरे 9 लेसन आपने साइंस टेक पे सुन लिया है और काफ़ी कुछ आपको समझ में आ चुका है। अब इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले लेसन की तरफ चलते हैं। दिस द लेसन नंबर 10। इस लेसन नंबर 10 में हम क्या बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक को लेकर, मैं आपको बताता हूँ। और आज जो इस लेसन में हम एक चैप्टर को लेकर बात करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है। पीछे हमने 2 चैप्टर ठीक से कर लिए हैं। द वन इज़ द एनर्जी एंड सेकंड इज़ द स्पेस टेक्नोलॉजी। जितना भी हम क्रैश कोर्स में ब्रीफ में टू द पॉइंट्स काम की बात करते हुए कर सकते हैं, मैंने सारे डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स में लेसन नंबर 10 पर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, मैं आपको छोटा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रहरी है। आई हैव डन PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरी इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ इन पूर्वांचल IAS गोरखपुर में, जहाँ मैं डायरेक्टर हूँ और वहाँ मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। द होल इंटायर दिल्ली टीम्स आर टेकिंग योर क्लासेस देयर। पिछले 19 ईयर्स से आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट कराता हूँ और यहाँ पर भी अनअकैडमी पर मेरी आपकी लाइव क्लासेस में साइंस टेक एनवायरमेंट आप सुन सकते हैं। मेरी 2 बुक्स हैं जो मैकग्रा हिल पर पब्लिश होती हैं, बोथ द वन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड ऑन एनवायरमेंट। दिस अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस के लिंक्स देखने के लिए, इवन मेरी क्लासेस के लिए। आपको सारा का सारा अपडेट यहाँ पर हो जाएगा, तो डोंट मिस इट। और ये टेलीग्राम जो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज़ ऑलरेडी मेंशन हियर, t.me/ravupsc_unacademy। सो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहें फॉर द ऑल इंटायर PDF। इवन अपार्ट ऑफ जो वीडियो होते हैं, जो नए वीडियोस या रिकॉर्डिंग्स या जो चीज़ें मैं आपको लाइव फरा कर देता हूँ, वो सारे के सारे लिंक मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravip2010 पर है। यहाँ पर मेरी आपको प्लस की क्लासेज जो अनअकैडमी पर होती हैं दैट इज़ पेड, और इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको दोनों ही क्लासेस मिल जाती हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप मुझे यहाँ फॉलो करें ताकि प्लस और स्पेशल दोनों ही क्लासेस आप देख लें। स्पेशल क्लासेस में बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर कर रहे हैं। मेरा जो कोड है, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% फीस रिबेट। तो आप इसे यूज़ कीजिए और जो भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, यू कैन टेक इट। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं आप सबको बोलूँगा कि ये सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ और आप इन सबको जानते हैं फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स, मेनी ईयर्स, दे ऑल आर कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। और ये आपको अनअकैडमी पर लाइव सेशन देते हुए मिल जाएंगे। अब आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको यहाँ पर मैं भी मिल जाऊँगा, मेरी क्लासेस भी आपको साइंस टेक एनवायरमेंट की पूरी मिल जाएंगी। अभी तक आप मेरी बुक्स ही पढ़ते थे, अब आपको मेरी लाइव सेशंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। एक न्यू कॉम्बो ऑफर है जो अनअकैडमी पर है। यहाँ पर 25% फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको फीस में दे दिया जाएगा अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं। सो रवि UPSC कोड मैंने अभी आपको शुरू में ही बोला था, दैट इज़ अ कोड दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा रिबेट डिस्काउंट। ओके, और आइकॉनिक कॉम्बो इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं आप सबको बोलूँगा कि यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी मिलती है और यहाँ पर पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको 18 मंथ के लिए दिया जा रहा है। तो यू हैव एनफ टाइम फॉर PT एंड मेंस होल प्रिपरेशंस। आगे बताऊँगा आपको आइकॉनिक कॉम्बो की ब्यूटी भी क्या है। UL लाइट जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, जनरल स्टडीज़ और CSAT दोनों के लिए ये हम आपको दे रहे हैं। और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि आप इस 6 मंथ या 12 मंथ के जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर अच्छा खासा 50% रिबेट आपको मिल रहा है। और ये जो कोर्स है वो वैलिड है 28 फरवरी 2022 तक के लिए। आइए बात करते हैं लेसन नंबर 10। और आज लेसन नंबर 10 पर जाने के पहले, जैसा मैं आप सब जानते हो कि फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस्ड ऑल द साइंस एंड टेक जो हमें पढ़ना होता है, तो फिर वही 1 मिनट में आपको फटाफट चैप्टर के नाम बताता हूँ। आपके पेपर में UPSC में एक्चुअल में जनरल साइंस में साइंस एंड टेक का ही वेटेज है और 90% ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस एंड टेक से ही आते हैं।
ओके, जबकि जनरल साइंस से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी आते हैं, फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, लेकिन यूपीएससी का मेन फोकस होता है अप्लाइड एरियाज पे। यूपीएससी का ज़्यादातर जो फोकस होता है वो अप्लाइड एरिया से फोकस होता है। टोटल 11 चैप्टर्स है जो मैंने अपनी बुक में भी लिखा। आप सबको रिकमेंड करूँगा कि 5th एडिशन की जो बुक आती है साइंस एंड टेक की, प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ें। काफ़ी हद तक आपकी आँख खोल देगा, क्योंकि इस विषय को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सिर्फ करंट अफेयर्स कर लो आपका साइंस एंड टेक हो जाता है। आप ऐसे नहीं कर सकते। 15+ क्वेश्चंस प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में साइंस से ही आते हैं, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे आप अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लेते हैं वैसे आपको साइंस को भी पूरा ठीक से पढ़ना होगा। और ये 11 चैप्टर्स से जब आप चैप्टर बुक देखेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग वेरी वेल। और इन्हीं सारे 11 चैप्टर्स को मैंने आपको अनअकैडमी के प्लस में भी कराया, और इन्हीं 11 चैप्टर को लेकर मैं आपको यहाँ क्रैश कोर्स में भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दीज 11 चैप्टर्स 90%। तो 90% जो क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं जनरल साइंस में वो इन्हीं 11 चैप्टर्स से ही होते हैं। आई एम डूइंग दिस एनालिसिस ऑफ 5 to 6 ईयर, लास्ट 5 to 6 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। So the first chapter is science and technology in India. The second one is the energy. Third one is space technology. Fourth one is information communication technology. Fifth one is the defense technology. Sixth one is the intellectual property right. Seven is the artificial intelligence, robotics and nanotechnology. Eighth is the particle physics. Ninth is the biotech. 10th is the health and disease. And 11th is the miscellaneous topic. So ये total 11 chapters हैं जो आपको मेरे साथ यहाँ पर cover करना है। आज का जो चैप्टर है दैट इज़ अ न्यू चैप्टर, और आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, संचार और सूचना तकनीकी। ओके, इंफॉर्मेशन इज सूचना एंड कम्युनिकेशन से संचार तकनीकी। देखो, ऐसा है कि मैंने आपको पीछे भी बात की है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इंटायरली जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है। इसमें ऊपर वाले का कुछ भी किया नहीं है, सब कुछ मानव ने किया है, मानव के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए। ओके, सो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी पूरी तरह से मानव द्वारा निर्मित है। देखो, अब हम कहानी में नहीं जाएंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। किसी ज़माने में कबूतर हुआ करते थे, फिर कभी किसी ज़माने में लेटर चलते थे, फिर किसी ज़माने में मैसेज चलता था, किसी ज़माने में आज मतलब इंटरनेट, और कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मुझे उस वक्त जाके आज कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं, और ऐसा कोई क्वेश्चन आगे पेपर में आता भी नहीं है। और कोई मैं आप एक क्रैश कोर्स में हो तो मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करने की इरादे से तो आया नहीं होगी, तो सीधा हम काम की बात करते हैं। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं कि कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों पता है एक अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। मतलब 2008 2010 तक जनरली ये एक अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। द कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट। बट हुआ क्या धीरे धीरे कर ये दोनों के दोनों कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया गया, और आज पूरा का पूरा एक नया चैप्टर बन गया विद द मर्जिंग ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन बोथ, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जरा समझने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और काफ़ी हद तक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, सुनिएगा, और दूसरा हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी संचार, और यहाँ पर हम बात करते हैं सूचना के बारे में। ये हो गया संचार और ये हो गया सूचना के बारे में। सो वन साइड इज कम्युनिकेशन एंड सेकेंड साइड इज द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो होता है एक्चुअल में एक तरह का वॉइस ट्रैफिक होता है, मतलब बोल चाल के लिए प्रयोग में लाया गया, ये बोल चाल के लिए प्रयोग में लाया गया। और इन्फॉर्मेशन का मतलब था कि इन्फॉर्मेशन देना, यानी कोई डेटा देना, कोई डेटा को आगे बढ़ाना, किसी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना। इसी बोला गया कि कम्युनिकेशन एक वॉइस ट्रैफिक है, इन्फॉर्मेशन को बोला गया एक डेटा ट्रैफिक है। यानी यहाँ पे आप बातचीत करो, यहाँ पर किसी मैसेज को, किसी टेक्स्ट को, किसी इंटरनेट के डेटा को इधर से उधर ले जाओ। जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो दो लोग एक साथ आते हैं। इसलिए जब स्कूल टाइम में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा था, इसे बोला गया बच्चा ये ना 2 वे सिस्टम है, बोला गया बच्चा ये 2 वे सिस्टम है। लेकिन वही जब इन्फॉर्मेशन की बात होती है तो बोला गया ये 1 वे सिस्टम है। 1 वे सिस्टम। 2 वे का मतलब होता है एक समय में 2 व्यक्ति सामने होना चाहिए जुड़ते समय, और इन्फॉर्मेशन में 2 लोगों के एक साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप इंटरनेट की बात कर लो, जैसे आप किसी मैसेज की बात कर लो। ओके, लेकिन कम्युनिकेशन में तो अगर आप लैंडलाइन फ़ोन पे या मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, मैं मान लो लैंडलाइन फ़ोन है, मान लो मोबाइल फ़ोन है, तो ये लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशंस में ही तो आती हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? कम्युनिकेशंस में ही आती हैं। आप मुझे बताओ, लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन में 2 लोग एक साथ जुड़े होते हैं या नहीं जुड़े होते हैं? बिल्कुल जुड़े होते हैं सर।
इधर मैं होता हूँ और इधर से पापा होते हैं, मम्मा होती है, और हम दोनों साथ जुड़ के बातचीत हो रही होती है। इंटरनेट पे सर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने मेल कर दिया, वो बंदा वहाँ है या नहीं है, या मैसेज कर दिया, वो बंदा है या नहीं है, अलग बात है। आपको समझ में आ रहा है। कम्युनिकेशन में अगर हम लैंडलाइन मोबाइल फ़ोन नंबर ऑफ़ यूज़र्स की बात करें, अगर हम यूज़र्स की बात करें कि कितने लोग उपयोग में लाते हैं, तो आपको बताऊँ यहाँ पर दुनिया में इंडिया जो है नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन इन सब में दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। और वहीं अगर हम इंटरनेट यूज़र्स की बात करें, आज के संदर्भ में इंटरनेट यूज़र, यहाँ भी हम लोग दूसरे नंबर पर ही आते हैं, यहाँ भी हम लोग सेकंड नंबर पर ही आते हैं। तो इंडिया कम्युनिकेशन में भी और इन्फॉर्मेशन में भी, इंटरनेट यूज़र्स में भी हम दूसरे नंबर पर। और यहाँ पर यू शुड थैंक्स टू जियो। यहाँ मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब थैंक्स टू जियो बोलिए, क्योंकि जियो की वजह से आज भारत जो है वो इंटरनेट यूज़र्स में आज दूसरे नंबर पर आ गया। नहीं तो पहले था चाइना, फिर था अमेरिका, और फिर तीसरा था रशिया। अब क्या हो गया, हम यूएस से अहेड हो चुके हैं, और अब नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया, और नंबर 3 जो है वो अमेरिका है, दोनों केसेस में, मोबाइल फ़ोन में भी और इंटरनेट यूज़र्स में भी। दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर यू शुड थैंक्स टू जियो। क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन थैंक्स टू जियो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइन, अब जरा सुनिएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही कि मैं आपको कैसी चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कैसे चीज़ों को जोड़ रहा हूँ। यहीं पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, यहीं पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, सो क्या होता है कम्युनिकेशन में, ज़रा समझिएगा। असल में होता क्या है इन दिस केस ऑफ कम्युनिकेशंस, धीरे धीरे क्या हुआ, एक सिंगल मोबाइल, मुझे आज भी याद है कि हम लोग क्या करते थे, मोबाइल फ़ोन को अलग रखते थे और साथ में इंटरनेट वगैरह के लिए हम लोग एक लैपटॉप लेके चलते थे। आई से रिमेंबर, मैं 8 साल 7 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जल्दी क्या होता था कि हम बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन रखते थे और डेटा वेटा के लिए अलग से एक लैपटॉप या डेस्कटॉप रखते थे। फिलहाल रखते तो आज भी हैं, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती, इस पर भी स्क्रीन काफ़ी बड़ी हो गई है। और आज के रेफरेंस में क्या है, आज के रेफरेंस में क्या है कि हम उसी मोबाइल फ़ोन से आप बातचीत भी कर रहे हो और उसी से आप इंटरनेट वगैरह सब कुछ यूज़ कर रहे हो। ये क्या है, ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या हुआ, धीरे धीरे इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, समझिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, 3G और 4G टाइप की सर्विसेज लाई गई। ये जो 3G और 4G टाइप की सर्विसेज थी ना, एक्चुअल में क्यों लाई गई, हम उसी मोबाइल फ़ोन को जो कम्युनिकेशन में यूज़ करना चाहते थे, उसी का यूज़ हम इंटरनेट में इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं। इसीलिए हम लेकर आए क्या, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के साथ। यानी कहने का मतलब है उसी मोबाइल फ़ोन पे हम इंटरनेट भी यूज़ करना चाहते थे। जब मोबाइल फ़ोन पर जब हम इंटरनेट टाइप की सर्विसेज यूज़ करना चाहते थे, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें चली ज़रूरत मोबाइल फ़ोन की एक नई जनरेशन्स की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो इंटरनेट टाइप की सर्विसेज आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 3G और 4G को जोड़ के ही तो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 3G और 4G को जोड़ के ही तो कर रहे हैं, यही बात तो है। समझ गए, कहीं ना कहीं आप 3G और 4G को जोड़ के कर रहे हैं। एवरीबडी शुड बी नो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे और सुनिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, पहले जो था इंटरनेट की स्पीड जो थी बहुत स्लो हुआ करती थी, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि बैंडविड्थ बहुत कम था, इट्स बैंडविड्थ वाज लो। पहले हम कहते थे इट्स बैंडविड्थ वाज लो, क्या था, इसका बैंडविड्थ बहुत कम था, इट्स बैंडविड्थ वाज लो। लो बैंडविड्थ मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह काफ़ी कम थी, इट्स बैंडविड्थ वाज लो। और लो बैंडविड्थ की वजह से, देखो बैंडविड्थ एक टेक्निकल वर्ड है, और मैंने आपको बार बार बोला, आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसके अपने कीवर्ड्स होते हैं, हिस्ट्री के अपने होते हैं, ज्योग्राफी के अपने होते हैं, पॉलिटिक अपने होते हैं, मतलब इसीलिए आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्योंकि आपको जब उसका आंसर्स लिख रहे होते हैं, इवन मेंस में भी, तो यू मस्ट हैव टू यूज़ देयर ओन कीवर्ड्स। ये मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैंडविड्थ होते हैं, उसका बैंडविड्थ बहुत कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है, और कम बैंडविड्थ की वजह से जो इंटरनेट स्पीड होती है काफ़ी कम होती है, उसको बोलते हैं नैरो बैंड कनेक्शन, नैरो बैंड कनेक्शन। तो पहले ज़माने में जो इंटरनेट कनेक्शन होता था वो नैरो बैंड कनेक्शन कहा जाता था, उसकी बैंडविड्थ वगैरह काफ़ी कम होती थी। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ जाओ कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती थी। टेक्निकल भाषा, बैंडविड्थ नहीं समझ रहे ऐसे समझ लो, तो इसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती, उसको कहते थे नैरो बैंड। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ाई गई, यानी बैंडविड्थ बढ़ाया गया, और बैंडविड्थ को बढ़ा के इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई, उसको बोला गया ब्रॉडबैंड, उसको बोला गया ब्रॉडबैंड। ओके, मैं देखता हूँ आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ब्रॉडबैंड के नाम बता सकते हैं जो BSNL MTNL आपको देता है ना, जो BSNL MTNL आपको देता है। तो मुझे बताइएगा BSNL MTNL के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम क्या है। देखें आप में से कितने बच्चे मुझे आंसर में नीचे लिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, हमारे देश में साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकारी चीज़ें क्यों बिकती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हमारे प्रधानमंत्री नहीं है,
है ना, प्रधानमंत्री तो नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों के घर में इस तरह के एम्प्लॉइज़ हो तो बुरा मान जाए। ठीक है, आप खुद जानते हैं अगर BSNL का इंटरनेट नेटवर्क रुक गया तो फ़ोन कीजिए तो फ़ोन नहीं उठाते सब, 3 दिन आके नहीं बनाते। प्राइवेट वाला जियो और एयरटेल कीजिए 3 घंटे में उठाते हैं, नहीं उठा, अगर नहीं आके नहीं लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाते हैं तो इसको देखिए जॉब से फायर हो जाते हैं सब। ये एक डर है, और सरकारी नौकरी में कोई डर है नहीं, यही प्रॉब्लम है। चलिए, इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब भी कुछ होता है प्रधानमंत्री, जब भी कुछ होता है तो ये लोग है ना, कोई अपना दोष देता नहीं है। ठीक है, चलिए, अरे सरकार कब तक ये बोझ ढोएगी भाई, सारी चीज़ों को आप कर्ज में लादे जा रहे हैं, कहाँ तक सरकार बियर करेगी। ठीक है, आपके एम्प्लॉइज़ को सुधरना होगा सबसे पहली बात। सेम चीज़ यही चीज़ बैंकिंग सेक्टर में भी है। बैंक जब प्राइवेटाइज होता है तो सबको नुकसान होता है, और जब बैंक के एम्प्लॉइज़ हो तो काम करते नहीं, इज्जत देते नहीं, और फिर प्राइवेट बैंक में जाइए तब थोड़ा पैसा भी लेते हैं लेकिन इज्जत भी देते हैं सब। ठीक है, चलिए, ये सब बारे में क्या, हम इंडियंस हैं, इस बारे में क्या बोलना, आप खुद जानते हैं, आप खुद जानते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, बैंडविड्थ बढ़ाया गया, ब्रॉडबैंड हो गया। ब्रॉडबैंड ज़्यादा अच्छे से होने से क्या हुआ, अब इसी इंटरनेट को यूज़ किया जाने लगा कम्युनिकेशन में भी। कैसे किया जाने लगा, कुछ सर्विसेज हम लोग लेकर आए, इसको कहते हैं VoIP सर्विसेज। कुछ सर्विसेज हम लेकर इसको VoIP सर्विसेज कहते हैं। VoIP को ही हम इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी। इसी को हम लोग इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से। यानी कहने का मतलब है कि अब आप इंटरनेट से टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, इसको वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। VoIP का पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या नाम है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आ गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल पे अब आप वॉइस कॉलिंग कीजिए, यही चीज़ है, ऐसा कहने का मतलब है। ओके, इंटरनेट पर आप वॉइस कॉलिंग कीजिए। ठीक है, ये हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP सर्विसेज। ठीक है, अब जरा कुछ चीज़ें और समझिएगा। VoIP से हुआ क्या पता है, मुझे अभी भी याद है, सबसे पहले मैंने यूज़ किया था स्काइप सेवा, स्काइप। और आज तो स्काइप का बहुत अल्टरनेटिव है, पर स्काइप हमारे लैपटॉप में या इन चीज़ों पे होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, स्काइप वगैरह के लिए हमारे लैपटॉप पर, हमारे मोबाइल फ़ोन क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। और इसी स्काइप के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम लोग सीधा ऑडियो वीडियो कॉलिंग करते थे। तो वो जो स्काइप है वो यही है, वो यही है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, स्काइप वगैरह यही है। और आज उसका बहुत सारा फॉर्म आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं, IMO देख सकते हैं, वाइबर देख सकते हैं, टेलीग्राम देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या, कहीं ना कहीं हम आपको इन्फॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेशन को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेशन को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। ओके, तो अब आप मुझे बता दो कि आज आप कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन तो क्या बोलोगे। अब आपको खुद लगेगा कि सर आज हम ना इंटरनेट से कॉलिंग शुरू कर चुके हैं। और इवन मैं बोलूँ आजकल तो आप लोग नॉर्मल कॉल उतना नहीं करते ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर देते हो। पता था नेटवर्क नहीं आ रहा तो बनता इसी जगह होगा जहाँ नेटवर्क नहीं होगा, एक और ऑप्शन मिला, इंटरनेट से कॉलिंग कर दिया। तो आज दोस्त, आज के लिए आप क्या बोलोगे, आज के लिए अब मेरे ख्याल से अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर अंडरस्टूड की एक्चुअल में ये ICT है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आई होप एवरीबडी क्लियर। पूरी तरह से क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एवरीबडी क्लियर। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये चीज़ें क्या होती हैं। लगे हाथों यहाँ पर आपको मैंने VoIP टाइप की चीज़ें भी बता दी, इंटरनेट टेलीफोनी भी बता दी। और आप जो एक्सेस करते हैं व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम, ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है, VoIP का। आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है, किसका एग्जाम्पल है, VoIP की चीज़ें, ये भी आपको समझ में आ गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में 2 मोड्स की बात होती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 2 मोड्स की बात होती है। एक जो कि लैंडलाइन की बात होती है, और दूसरा जो कि वायरलेस की बात होती है। लैंडलाइन टेक्नोलॉजी में आपको बताऊं तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो रहा है। और पहले जो होता था इसकी जगह पे किसका यूज होता था, कॉपर वायर का यूज होता था। यानी पहले हम तांबे के तार का यूज करते थे, तांबे के तार को हम हटाकर किसकी तरफ चले गए, आज हम चले गए हैं ऑप्टिकल फाइबर की तरफ। ठीक है, तो तांबे के तारों को हटाकर हम ऑप्टिकल फाइबर की तरफ आ गए। वायरलेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, FDMA टेक्नोलॉजी है, TDMA टेक्नोलॉजी है, CDMA टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। FDMA है, TDMA है, CDMA है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, FDMA है, TDMA है, CDMA, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। FDMA जिसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक नाम मैं आपको लिख देता हूँ, है ना, जिसको कहते हैं आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
सो व्हाट इज दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। TDMA को आप कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस, और CDMA को आप कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स। ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज है जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में आपको बताऊं तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ GSM को यूज़ में ला रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ GSM को यूज़ में ला रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम GSM टेक्नोलॉजी को यूज़ के ला रहे हैं। दुनिया में जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आई थी वो आपके सामने FDMA, TDMA से ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज वायरलेस टेक्नोलॉजीज लाई गई थी, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ GSM को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। कॉपर वायर पहले ज़माने में यूज़ में लाया था लैंडलाइन फ़ोन्स पर। धीरे धीरे कॉपर वायर को हटा दिया गया। कॉपर वायर की स्पेसिफिसिटी क्या थी? कॉपर वायर कॉपर का बना होता था, पहले तो यही स्पेसिफिसिटी हो गई। अब आप बोलोगे सर कॉपर वायर तो कॉपर का ही बना होगा। हाँ, तभी तो बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर सिलिका का होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब क्या? बालू, सैंड। कॉपर वायर जो होते हैं आपको बताऊं, इनमें रस्टिंग होती है, ये दिक्कत आती है। कॉपर वायर में रस्टिंग होती है, जंग लगते हैं। सिलिका वाली में क्या जंग लगेगा? नो रस्टिंग होती है, और नो रस्टिंग होने से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। पता है, कॉपर वापर के जब वायर होते थे, केबल होते थे, तो पता चलता था लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर का केबल ही ले जाते थे। केबल वायर ही निकाल लेते थे ज़मीन से। क्यों? ले जाके पिघलाते थे और तांबे का बर्तन बनाते थे। हम भारतीय हैं ना, ये सब भी हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का कोई ऐसा यूज़ हो ही नहीं सकता। ऑप्टिकल फाइबर का कोई ऐसा यूज़ हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? आपको यहाँ दिख रहा है कि हाउ ऑप्टिकल फाइबर इज मतलब बेटर है कॉपर वायर से। मुझे आज भी याद है जब हम कॉपर वायर से लैंडलाइन कनेक्शन लेने जाते थे। मुझे अभी भी याद है जब मेरे ताऊजी पहली बार घर में लैंडलाइन कनेक्शन लेने वाले थे, तो हम सारे बच्चे बहुत खुश थे कि भैया हमारे घर में भी लैंडलाइन फ़ोन लगने वाला है। कई महीने हो गए, कई साल हो गए, पर लैंडलाइन फ़ोन आया नहीं। काहे नहीं आया? उसके पीछे कारण था। असल में जिस कॉपर वायर से आप लैंडलाइन कनेक्शन जोड़ते हैं ना, उसकी एक लिमिट्स होती है। बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप नहीं दे सकते। कुछ कनेक्शन तो आप नहीं दे देते, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप नहीं दे सकते। ये लिमिट्स हैं उसकी। और जितना ज़्यादा कनेक्शन दे देंगे उतना ज़्यादा लोगों को और प्रॉब्लम होगी। कंजेशन बहुत होगा, बिजी बहुत आएगा, क्रॉस कनेक्शन बहुत होगा, इस तरह की दिक्कतें बहुत आएंगी इन द केस ऑफ कॉपर वायर। यही चीज़ें ऑप्टिकल फाइबर में क्या थी? जो प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट हो गई। जो मैं आपको प्रॉब्लम बोल रहा था, वो प्रॉब्लम्स जो थी वो शॉर्ट आउट हो गई। जो प्रॉब्लम्स थे इट वाज शॉर्ट आउट। सो प्रॉब्लम्स जो थी वो शॉर्ट आउट हो गई। तो जो प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट हो गई। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। आपको देखो ना, आज आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हो। इंडिया में पहले क्या होता था? मेंटेनेंस बहुत पड़ता था। कॉपर वायर लगाए जा रहे हैं, कॉपर वायर हटाए जा रहे हैं। अब फ़ायदा ये हो गया कि आपको कॉपर वायर हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जंग नहीं लगता, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हज़ारों कनेक्शंस आप ऑप्टिकल फाइबर से दे रहे हैं, वेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। क्वालिटी गुणवत्ता देखो कितनी अच्छी, धीरे धीरे बात कर लो, पापा घर में है, थोड़ी देर बाद फ़ोन करना है ना, सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा। मतलब कितनी आराम से आप चीज़ों को, मतलब मौज के साथ आप टेलीफोन लाइन को, ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर रहे हैं। और आपको पता ही है आज ऑप्टिकल फाइबर से जो आप लोग ये बात बताओ, आप लोग के घर में फाइबर आते हैं, जियो फाइबर आता है, एयरटेल फाइबर आता है। अरे वो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर ही तो है। काफ़ी लोग अब सोचे अच्छा वो ऑप्टिकल फाइबर है, कुछ लोगों को बेसिक क्लियरिटी नहीं होगी तो और क्या, वो ऑप्टिकल फाइबर ही तो है। प्रकाश तंतु वंतु जो बोलते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर। और यही ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? यही ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? आज इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ इंटरनेट ही नहीं यूज़ कर रहे। आपको मैं एक बात और बता दूँ, सिर्फ इंटरनेट ही नहीं यूज़ कर रहे, इवन इसके साथ हम लोग लैंडलाइन फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा, जब आप कभी जियो का, BSNL MTNL तो नहीं लेते, मुझे पता है, और लेना भी नहीं। मैं एज अ टीचर बोलूँगा नहीं लेना, ठीक है, सीधा नहीं लेना, ठीक है। अरे सरकार खुद नहीं आपको कहती है लेने के लिए, सरकारी एम्प्लॉय खुद नहीं यूज़ करते हैं, तो आप कहाँ यूज़ करेंगे? ये सब गरीबों के लिए होता है, ठीक है, ये सब गरीबों के लिए होता है, या जिनके गरीब भी अब नहीं लेते हैं, सब वो सब BSNL MTNL नहीं लेते सब। आपके घर में जब लैंडलाइन फ़ोन आता है, जब आप इंटरनेट लेते हैं, रिलायंस का, जियो का या फिर एयरटेल का, दो ही एग्जाम्पल मैं लूँगा मेन। टाटा भी कोशिश कर रहा है इसमें एक अच्छा खासा कंपटीशन देने का, और ज़रूरी है, देना पड़ेगा, नहीं तो ये मोनोपोली हो जाएगी। जो प्राइजेस होंगे काफ़ी हाइक हो जाएंगे, और वो फिर आम जनता को दिक्कत हो जाएगी, और वो ठीक और नहीं है, वो ठीक नहीं है दोस्त, वो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है, तो इंटरनेट के साथ आपको वो एक लैंडलाइन फ़ोन भी लगाता है, सबको पता है, और उसके साथ एक वाईफाई राउटर भी लगाता है। उसी वाईफाई राउटर से उस पूरे के पूरे एरिया में लोग जो होते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन में जुड़ते हैं।
ठीक है, चलेगा। पहले जाने जाते हो क्या होता था, एक समय में एक ही काम कर सकते थे, मतलब जो कॉपर वायर हुआ करता था। या तो आप लैंडलाइन फ़ोन पे बात करो या तो फिर इंटरनेट यूज़ करो। अगर आप लैंडलाइन फ़ोन पे बात कर रहे हो उस समय आपका इंटरनेट जो होता था डिस्कनेक्ट हो जाता था, कॉपर वायर क्या बता रहा हूँ। और फिर अगर आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो 3-4 घंटे से और कोई आपको लैंडलाइन फ़ोन पे काम कॉल कर रहा है तो फ़ोन आपका बिजी आता था, काफ़ी डाउट होता था आप लोगों पर। समझ रहे हैं? ये जो कंसेप्ट है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। इस तरह से आपको कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर को, मतलब इसकी ब्यूटी आपको किस तरह से समझाई नहीं जाएगी। सब मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। और आज देखो खुसर पुसर बात हो रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, लैंडलाइन पे मम्मा बात भी कर रही है, आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हो, घर में 4-4 बंदे घर में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्यों 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 क्यों? ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा वेटा चलता है, जस्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, तो इंटरनेट की स्पीड भी तो यही होती है। इंटरनेट की स्पीड क्या होती है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूँ, इंटरनेट की स्पीड क्या होती है? अगर ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट चल रहा है, पूरा समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बचा है, तो ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई डाउट हो रहा है। आप चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से, धीरे धीरे की चीज़ों को समझते जा रहे हैं। ओके, और सुनिएगा। अब यहीं पर अगर हम लोग कुछ चीज़ें की और बात करें, पता है आज सरकार ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कर रही है। और इसी ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव पहुंचाने के लिए एक मिशन आया है, NOFN। शायद में से कुछ बच्चे जानते होंगे NOFN क्या है। NOFN हम कहते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को क्या बोलते हैं? नेशनल, समझिएगा, नेशनल। अगले पेज पे चलते हैं ना, आगे बात करते हैं NOFN की। सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा कंसेप्ट है, ऑप्टिकल फाइबर से ही जुड़ा कंसेप्ट है, जिसे हम कहते हैं NOFN। NOFN मतलब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। पता है ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। और क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊं कि इस नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ना भारत ब्रॉडबैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग भारत ब्रॉडबैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग भारत ब्रॉडबैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सुनिएगा, असल में भारत सरकार ने एक लक्ष्य बनाया। लक्ष्य ये बनाया कि भारत में जो 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत, भारत में 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। इन सारे 2,50,000 ग्राम पंचायत को, इन सारे के सारे 2,50,000 ग्राम पंचायत को, ध्यान दीजिएगा, इन सारे के सारे 2,50,000 ग्राम पंचायत को 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेट। कितनी स्पीड देना? 100 Mbps की स्पीड देना। अब आप ऐसे काफ़ी फ्रेंड सोच रहे हो सर 100 Mbps तो बहुत अच्छा है। हाँ, पता है जो 2,50,000 ग्राम पंचायत है ना, ये तकरीबन 7 से 8 लाख जो विलेजेस हैं ना भारत में, आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। अबे विलेज के नंबर पे लड़ मत जाना मुझसे, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। नहीं सर 7.23 लाख है सर गाँव। नहीं सर 8.72 है ना लाख है सर गाँव। ये सब फालतू बातें, दिमाग कम लगाओ। कुछ हैं इस तरह के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं यही फैक्चुअल डेटा याद करके वो कलेक्टर बनेंगे। UPSC इज़ अ गेम ऑफ कंसेप्ट्स। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ। 2,50,000 जो ग्राम पंचायत है ना, ये तकरीबन 7 से 8 लाख जो विलेजेस है पूरे को कवर करते हैं। तब सीधा आपको समझ में आ गया, अच्छा तो सर इसके अंदर भारत पूरा का पूरा 100%, हम लोग क्या करने वाले हैं, सब कुछ पूरी की पूरी 100% गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे। और गांव तक हर बंदा क्या होगा, इंटरनेट यूज़ कर सकेगा। गांव तक हर बंदा जो होगा वो इंटरनेट यूज़ कर सकेगा। ये है पूरा का पूरा लॉजिक इसमें। ओके, ये है पूरा का पूरा लॉजिक इसमें। ओके, और यही आपको बताऊं तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सबसे पहले NOFN जो है सर्विसेज पूरी तरह सक्सेसफुल की हैं, तो आंसर है केरला। और केरला में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले यही पूरी तरह से क्या हुआ है आपको बता दूं, इन सब एरियाज में है ना। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, है ना, केरला में नेशनल
नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुआ है वो केरला स्टेट में ही हुआ है, जहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर आपको बोलूँ तो इंटरनेट वगैरह इस तरह के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेगा। ये रहा वायर वाला। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको वायरलेस लिए चलें, अगर हम दूसरी तरफ आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ लिए चलें, वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपको बता दूं कि आज दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। वैसे तो हम लोगों ने बात किया था, दुनिया में कई टेक्नोलॉजीज आई थी, एफडीएम में आया था, टीडीएम में आया था, सीडीएम में आया था, कई चीज़ें हैं जो भी हम लोगों ने पीछे बात की है। एफडीएम में का ही एक टाइप है जिसको हम कहते हैं जीएसएम, और यही जीएसएम है जो आज टुडे वी पीपल आर यूजिंग इन इंडिया। टुडे 100% जीएसएम इज यूज्ड फॉर कन्वेंशनल पर्पसेस। कन्वेंशनल मतलब जो हम लोग बातचीत करते हैं, फॉर कन्वेंशनल पर्पसेस। कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। फॉर कन्वेंशनल पर्पसेस जो है, ओके, फॉर कन्वेंशनल पर्पसेस जो है 100% हम लोग जीएसएम को यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनल, अब मैं ये नहीं कर रहा कि सिक्योरिटी के लिए कहीं सीडीएम में यूज़ कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आज हम सब नॉर्मल जो लोग हैं, जनता हैं, वो सब जीएसएम को यूज़ करते हैं। वी ऑल पीपल आर यूजिंग जीएसएम, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जीएसएम को यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम सब जीएसएम को यूज़ कर रहे हैं। यू शुड बी नो गाइस। तो ये एक चीज़ है जिसको आप ध्यान रखेंगे। इन द बिगनिंग एवरीबडी रिमेंबर, पहली चीज़ जीएसएम। आपको बताऊं कि एक समय था, समझिएगा, जब सीडीएमए टेक्नोलॉजी आई थी भारत में। सीडीएमए टेक्नोलॉजी भारत में आई थी तकरीबन 2004 के आसपास। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा, 2004 के आसपास सीडीएमए टेक्नोलॉजी आई थी। सीडीएमए का पूरा नाम क्या, फिर बोल देता हूँ, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। भाई याद कर लो, बार बार हमसे मत बोलो, एक बार लिख दिया मैंने, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या बोलते हैं, कोड डिवीज़न मल्टीपल, इसको बोलते हैं सीडीएम यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, दिस फुल फॉर्म इज कॉल्ड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। सीडीएम इज अ कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। होता क्या है समझिएगा। जब 2004 में रिलायंस कंपनी ने सीडीएम में लेकर आया, ध्यान रखिएगा, वही रिलायंस फ़ोन जो सीडीएम में लेकर आया था, वही रिलायंस फ़ोन जो किसी ज़माने में सीडीएम में लेकर आया था 2004 में, उसी ने आगे चलकर जियो लेकर आया। लेकिन जियो जो लेकर आया, आपको पहले पता होना चाहिए, वो सीडीएम में वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो जीएसएम वाली टेक्नोलॉजी थी। और आज जो जियो जीएसएम आप यूज़ कर रहे हो वो जीएसएम ही, तो आज जो रिलायंस जियो आप यूज़ कर रहे हो एक्चुअल में जीएसएम ही है। तो एक्चुअल में रिलायंस जियो क्या है, एक्चुअल में रिलायंस जियो जो है वो जीएसएम है, वो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, अब जरा सुनना होता क्या। ये जो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है ना, ये एक्चुअल में था तो बहुत अच्छा, आपको लिटरली बता रहा हूँ। ये काफ़ी सेफ सिक्योर था, इवन कोडेड डेटा भेजा जाता था, सेफ और सिक्योर। इवन इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन हुआ है ना, ये अमेरिका में ही हुआ है। लेकिन आज पूरी दुनिया में लगभग 15% ही लोग हैं जो कि सीडीएम में यूज़ करते हैं, उससे भी कम। 85% और उससे ज़्यादा पूरी जनता जो है वो क्या यूज़ कर रही है आज, वो जीएसएम को यूज़ कर रही है। सो 85% या उससे ज़्यादा जो जनता है वो जीएसएम को यूज़ कर रही है। सीडीएम में यूजर्स अब 15% से भी कम हो गए। अब भारत में तो 100% अब लोग जो हैं वो जीएसएम को आ गए, क्योंकि रिलायंस जो सीडीएम में लेकर आया था, बहुत कंपनियाँ और आई थी, टाटा इंडिकॉम भी आया था, वर्जिन ग्रुप आए थे, काफ़ी लोग आए थे दोस्त यहाँ पे, लेकिन सब धीरे धीरे हट गए। और आज पता है, शुरुआत में जब सीडीएम में आया तो जीएसएम की वाट लग गई थी, क्योंकि जीएसएम में वो चीज़ें थी नहीं जो सीडीएम वाले दे रहे थे। मुझे अभी भी याद है, 501 रुपये में रिलायंस फ़ोन कर लो दुनिया मुट्ठी में आप सबको फ़ोन दे रहा था, सस्ता फ़ोन, और साथ में एक हैंडसेट भी देता था, और उसके अंदर सिम को प्रोग्राम करके लगा देता था। आप उस सिम को बदल नहीं सकते थे, इसलिए कंपनी आपको फ़ोन भी देती थी। वो ज़माना जब नोकिया 1100, नोकिया 2100 फ़ोन हुआ करते थे, और बड़े महंगे फ़ोन हुआ करते, वो सब भी 4000 5000 के फ़ोन होते थे। उस समय 10,000 12,000 रुपये का हैंडसेट रिलायंस आपको 501 रुपये में फ्री में दे दिया करता था, और 250 रुपये की टॉक वैल्यू भी दे देता था। सोचिए, रिलायंस, ठीक है। लेकिन सीडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे लिमिटेशंस थे, वो काफ़ी महंगी थी, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग होती थी सीडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ, बहुत सारी चीज़ें। और जीएसएम शुरुआत में जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, बाद में धीरे धीरे, आपको पता है, ये जो मोबाइल जनरेशन जो लाए गए हैं, आप जो मोबाइल जनरेशन सुनते हैं ना, आप जो मोबाइल जनरेशन सुनते हैं,
ये मोबाइल जनरेशन जो है एक्चुअल में ये मोबाइल जनरेशन जीएसएम की तो जनरेशन है। एक्चुअली मोबाइल जनरेशन या जीएसएम की ही तो जनरेशन है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। इसका मतलब सर आज जो 2.5 आज जो 3G की बात हो रही है, आज जो 4G की बात हो रही है, ये सारा का सारा जीएसएम है। हाँ, ये सारे के सारे जीएसएम है। और जो 5G आने वाली है वो भी जीएसएम पे आने वाली है। अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल जनरेशन के बारे में। जो आने वाली वो क्या है, वो 5 जनरेशन है। ठीक है। जीएसएम के केस में पता है कुछ लिमिटेशंस थे जब जीएसएम आया था, इसलिए सीडीएम में बड़ा पॉपुलर भी हुआ था। उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि जीएसएम्स के जो टावर थे ना, नेटवर्क से वो ज़्यादा नहीं थे, तो सर्विसेज कम होती थी। इवन सीडीएमए के भी बुरे, उस समय पता था बीएसएनएल के टावर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और बीएसएनएल की सेवा बहुत अच्छी होती थी, सरकारी वाला। बीएसएनएल के सिम्स तो आपके अपने पापा वापा से पूछना, भैया से पूछना, चाचा से पूछना, ब्लैक हुआ करते थे। ठीक है। जीएसएम के सिम में ये होता था कि आपको अलग से मार्केट से लेकर उसको फ़ोन में लगाना होता था। सीडीएमए के साथ क्या होता था कि हैंडसेट में ऑलरेडी लगाया आता था, यानी आपको हैंडसेट ही मिलता था सीडीएमए में, जीएसएम में नहीं मिलता था। जीएसएम में क्या होता था कि आप सिम बदलिए, आपका नेटवर्क ऑपरेटर बदल जाएगा। कभी एयरटेल वाला लगा लीजिए, कभी वोडाफोन लगा लीजिए, कभी हच लगा लीजिए। उसमें हच हुआ करता था। समझ आ रही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ? यही हच के पहले एसआर हुआ करता था। आपको बताऊँ, हच के पहले एसआर हुआ करता था। एसआर एक कंपनी थी, बाद में उसको एक्वायर किया हच ने। हच को एक्वायर किया वोडाफोन ने, और आज इतनी खराब हो गई हालत वोडाफोन की, वो वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, वीआई हो गया। यह है पूरी की पूरी हायरार्की। आज के संदर्भ में क्या है, चीज़ों को समझिएगा। ओके, जीएसएम में था क्या? जब जीएसएम आया था शुरुआत में, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। इवन इसीलिए मैं भी आपको बताऊं, मैं आपको बात कर रहा हूँ 2004-05 की। आई वॉज अ जीएसएम यूज़र। उस समय मैं जीएसएम ही फ़ोन यूज़ करता था, है ना। और शायद मैं आइडिया यूज़ करता, आई एम नॉट वेरी श्योर, आइडिया वोडाफोन कुछ यूज़ करता था, या हच यूज़ करता। उसमें हच था। जब रिलायंस फ़ोन आया तो मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे उनके फ़ोन्स देखे। आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें एक कनेक्शन होता था आरवर्ड। और आरवर्ड का मतलब होता था कि आप जीरो की दबाओ और इंटरनेट देखो। जीरो की दबाओ और इंटरनेट ऑन हो जाता था। अब बताओ, सामने वाला बंदा इंटरनेट डाउनलोड कर रहा है, गाने सुन रहा है, अब बताओ हम लोगों को कैसा लगेगा? जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को सुन रही है, और हम लोग मतलब सिर्फ मोबाइल और टेक्स्ट मैसेज वही शुरू हुआ था तुरंत। उस समय टेक्स्ट मैसेज वगैरह की कॉलिंग, उस समय के मैसेज 2-2 रुपये के रुपये टेक्स्ट मैसेज कट जाते थे। वही टेक्स्ट मैसेज जो 100 मैसेज आपको फ्री मिलता है। सोचो कहाँ से आए हैं, आज हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो कि आप सुनोगे तो लिटरली शॉक हो जाओगे। आप हमेशा कहते हैं ना कि सर इंटरनेट बड़ा महंगा है भारत में। गलत है आप। कोविड में टाइम है, मैं फिलीपींस में था, सुनेगा, वही अपना कुछ स्टडी वाला पर्पस सब रहता है, आना जाना रहता है, तो मैं फिलीपींस में 3 4 GB 2 हज़ार रुपये का मिलता है वहाँ पे। सर 3 GB 2,000 रुपये का डेटा, यस। तुम्हारे यहाँ सर 1.5 से 2 GB पर डे, लेकिन फिर भी महंगा है। अब देख लीजिए, आपको लिटरली बता रहा हूँ, भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि जब रिलायंस कंपनी अपने पैर को भारत में फैला रही थी, जब वो जीएसएम लेकर आती 2016 में, सीडीएम में बंद हो जाता है, क्योंकि सीडीएम में बहुत सारे महंगाई और बहुत सारे रीजंस होते हैं, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। जीएसएम की गुणवत्ता जिसकी शुरुआत में ख़राब होती, धीरे जीएसएम ने उसे और अच्छा कर दिया, सीडीएम में धीरे धीरे चला गया, और भी कई रीजंस थे। तो आपको 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट क्यों दिया? आप में से जनरली ये क्वेश्चन जब मैं क्लास में पूछता हूँ, तो जनरली बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि सर एक्चुअल में क्या था कि उसको अपना मार्केट बनाना था, उसको ना अपने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने थे। सब फालतू बात आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ यूजर्स जो सबको बढ़ाना था, एयरटेल को बढ़ाना था, उसने क्यों नहीं कर दिया? अब आप सोचे, बात तो भी सही है, इसने कर दिया, उसने क्यों नहीं कर दिया? रीजन है। असल में क्या होता है कि जो समुद्र में और जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ना, पूरे बिछे हुए, पूरी दुनिया में बिछे हुए कंपनियां होती हैं जो इनको ऑप्टिकल फाइबर को बिछाती हैं। टायर 1, टायर 2, इनके नाम है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनीज होती हैं। टायर 1 कंपनी होती है जो मेन कंपनी होती है, समुद्र के अंदर केबल बिछाती है। टायर 2 होती हैं जो उस केबल को लेकर कॉन्टिनेंट के अंदर जाती हैं, और टायर 3 होती हैं जो कॉन्टिनेंट के अंदर लेकर आपके घर के अंदर पहुंचती हैं।
ठीक है। रिलायंस टायर 1, टायर 2, टायर 3 हर तरह की कंपनी में आ जाता है। तो मतलब रिलायंस को किसी से केबल का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, नहीं, लेकिन एयरटेल किसी के केबल के कनेक्शन की हेल्प लेता है, तो फ्री कैसे दे सकता है? ऐसे एक बात बताओ, हम जो हैं हम खुद ही, अच्छा मान लो हमारे पास अपना घर है, 5 कमरा उसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कोई रहता होता है नहीं, तो अब तुम लोग कैसे थे, चलो हमारे यहाँ फ्री में रह लो 1 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे से ना दो। लेकिन मान लो मैं खुद ही रेंटेड हूं, तो मैं तुमको कैसे दे सकता हूं? कहानी समझ में आ गई हो? प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज। प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। सो मैंने आपको आज जो चीज़ें पढ़ाई, मेरे ख्याल से आप काफ़ी चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगले लेसन पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं। क्या? मोबाइल जनरेशन पर हम लोग बात करने वाले हैं, मोबाइल जनरेशन पर। जुड़े रहिएगा। लेसन नंबर 11 पे वी विल टॉक अबाउट द मोबाइल जनरेशन। ओके, सॉरी। सो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अंत में आप मेरे पीडीएफ के लिए मुझे यहाँ पर सुन सकते हैं, यहाँ से आप मेरे पीडीएफ को ले सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@revipgrade2010 पर है। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, इसको आप यूज़ कीजिएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यू विल गेट इट। अनअकैडमी पर आपको एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इवन जब आप कोर्स लेते हैं तो प्लस और प्लस के साथ एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। बेस्ट सब्सक्रिप्शन है दोस्त, दिस द बेस्ट सब्सक्रिप्शंस। क्यों मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। इसमें आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, लाइव मेंटरशिप मिलती है, यानी कह लो एक ट्यूटर मिलता है आपको, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपकी मदद करता है। हम लोग के घरों में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई पढ़ाने वाला, समझाने वाला नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं से ट्यूटर की ज़रूरत होती है, तो हमारे हेल्प के लिए कोई ना कोई यहाँ मिलता है आपको। तो ये एक बहुत ही ब्यूटी है, आप जो मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊँगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन में भी आपको हेल्प मिलती है, स्टडी प्लानिंग कैसे करनी है, और ओपन हाउस एजुकेटर के साथ जुड़ने का मौका भी आपको यहाँ मिलता है। अनअकैडमी पर प्लस और प्लस के साथ आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाते हैं। आपको जो भी उचित लगे आप ले लें, लेकिन फिर मैं बोलूँगा आइकॉनिक इज़ द बेस्ट वन। आइकॉनिक इज़ द बेस्ट वन। और रवि यूपीएससी कोड को जब आप यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अनअकैडमी पर आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लेने, इवन ऑप्शनल के भी कोर्सेज लेने हैं, तो रवि यूपीएससी कोड पे आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और याद रखें, सारे कोर्सेज आपको 1 ईयर या उससे ज़्यादा समय के लिए हैं। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप 0% इंटरेस्ट पे भी कोर्सेज को ले सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोर एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ये एक बेस्ट इनिशिएटिव है जो अनअकैडमी की तरफ से स्टार्ट किया गया, आप सबके लिए निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्या, अगर आपको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, तो हर स्टूडेंट्स के साथ एक मेंटर को जोड़कर आपके साथ आपके डिस्कशंस लिए जाते हैं। इस सेशन के लिए आप यहाँ बुक कर लें, बुक योर सेशन नाउ। और आपके ही लैंग्वेज में कोशिश की जाती है कि आपके डिस्कशंस को आपके साथ किया जाए। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है जो 2022 के लिए अनअकैडमी पर चल रही है, और यहाँ 5 दिन 5 सब्जेक्ट को लेके हम लोग आपके साथ मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। टाइम होता है 10 बजे। 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन लेकर इसे इनरोल जरूर कीजिएगा। ये पूरा MCQ बेस्ड होता है, पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशंस होते हैं क्वेश्चंस के, और ये पूरा कंसेप्ट और फैक्ट दोनों के साथ एक मैट्रिक्स के साथ होता है। मतलब एक पूरा एक समन्वय बनाकर ये क्वेश्चन पेपर रखते हैं, ऐसा यूपीएससी का डिमांड होता है। इवन फ्री मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी CSE में आपको अगर बात करूं, तो आपको 50 मिनट से 15 क्वेश्चन लेके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में हम आपके साथ मिलते हैं, हिंदू और सीसैट दोनों के साथ, क्योंकि हिंदू और सीसैट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदू फॉर द करंट अफेयर्स, सीसैट टू क्वालिफाइंग योर पेपर्स। तो अलग अलग दिन, अलग अलग समय, आवर एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर कनेक्टिंग टू ऑल ऑफ यू। अंत में आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी जो क्लासेस हैं वो साइंस टेक एनवायरनमेंट के स्टार्ट हो चुकी हैं। साइंस टेक का एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। एनवायरनमेंट का अगला सेशन हम 10 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। उसे जुड़ने के लिए मैंने आपको अनअकैडमी का वो लिंक बोला था, उस पर आप जुड़े रहिए। प्लस के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल देता हूँ, 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आते हैं। ईजिली आप 20+ कर सकते हैं, मेरी क्लास मिस ना करें। यूपीएससी CSE का जो नेक्स्ट बैच है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 2022 और 2023 के लिए। 22 के लिए बाइलिंगुअल सेशंस और इंग्लिश मीडियम के सेशंस लेकर हम आपके साथ आ रहे हैं।
ओके। और इट्स MCQ बेस्ड। और जो डिटेल 2 इयर्स के बैचेस हैं बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम, वो नया बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को जब भी आप ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट 20 एक्स्ट्रा GS बुकलेट्स भी आपको दिए जाएंगे। दैट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशंस। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कोई डिस्कशंस आपको करने हैं काउंसलर के साथ मिलकर, या काउंसलर से आपको कांटेक्ट होना है, आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, सब्सक्रिप्शन को लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई लेटेस्ट ऑफर जानना है, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7825860259 पर। ये मेरा नंबर है। और जब भी आप कॉल करें, रवि UPSC कोड को यूज़ करें। अंत में चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और PDF को जाकर आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अगले लेसन में हम लोग मोबाइल जनरेशन पर बात करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।